सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कल हमने भाषा तथा लिपि पढ़ा था। हमने जाना था कि भाषा किसे कहते हैं और लिपि किसे कहते हैं, भाषा तथा लिपि की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। कोई भी बात अगर हम अपने मन की लिखकर, बोलकर, सुनकर या पढ़कर अपनी मन की बात दूसरों को बता सके या दूसरों की कही हुई बातें समझ सके, वो भाषा होता है। भाषा के दो रूप हमने जाना था, लिखित तथा मौखिक। लिखकर पढ़कर जो भाषा बताई जाए वह लिखित भाषा और बोलकर सुनकर वह मौखिक भाषा। फिर हम लिपि जाने थे, किसी भी भाषा के लिखने को के ढंग को लिपि कहते हैं। बच्चों, लिपि के लिए प्रत्येक भाषा की अपने अपने वर्णों की व्यवस्था की गई है। हमने जाना था कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं या वर्णों की व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। आज हम पाठ 2 के अंतर्गत वर्ण विचार पढ़ेंगे। वर्ण है क्या, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, ये क्या होता है, इसको कितने भागों में बांट सकते हैं, किस प्रकार इसके लिखते थे। हिंदी भाषा के वर्ण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज हम पाठ 2 वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। तो वर्ण, किसी भाषा को जानने के लिए आपको पता है किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। सबसे छोटी ध्वनि वर्ण या अक्षर होता है, जो आपके एग्जाम में भी आया था और बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत रख के आंसर लिखा था। ध्वनि, ध्वनि मतलब होता है आवाज। ध्वनि मतलब क्या होता है, आवाज। तो किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई आवाज तो हो नहीं सकती है। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी ध्वनि वर्ण तथा अक्षर होता है, या वर्ण कह सकते हैं या अक्षर। उसको ध्वनि हम नहीं कहेंगे, उसको हम इकाई नहीं कहेंगे, उसको कोई भाग नहीं कहेंगे, उसको हम बोलेंगे वर्ण तथा अक्षर। और आज हम इन्हीं वर्ण के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे वर्ण किसे कहते हैं। आपको अभी मैंने बताया किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी ध्वनि होती है, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा में क, ख, अ, च, आपने अ, आ, ए, उ, री ऐसे स्वर वर्ण पढ़ा होगा। क, ख, ग, घ, अंग व्यंजन वर्ण पढ़ा होगा। च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़ ऐसा व्यंजन वर्ण होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। अब वर्णों को मिलाकर वर्णमाला बनता है। अब हम आगे हैं वर्णमाला। वर्णों के एक व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अगर यहाँ लिखा है क, ख, अ, च, तो ये वर्णमाला नहीं है। अगर लिखा होगा अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग, अह, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अड़। इस तरह जो व्यवस्थित तरीके से अगर लिखा हो, एक के बाद एक, एक के बाद एक लिखा हो, वह वर्णमाला कहलाता है। इस तरह हमने जाना भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और वर्णों का व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे वर्ण किसे कहते हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे? आप बोलेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। और अगर किसी ने पूछा वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। कोई भी परिभाषा कोई लिखने के साथ साथ उसका एग्जाम्पल जरूर लिखना चाहिए, उदाहरण जरूर लिखना चाहिए। अगर कहा जाए वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। मैंने क, ख, अ, च लिखा है। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मैंने यहाँ अ से ज्ञ तक लिखा है। अ से ज्ञ तक का जो वर्ण होते हैं वह वर्णमाला कहलाते हैं, जो क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद एक लिखा रहता है। अब हम जानेंगे वर्णमाला के कितने भेद होते हैं। वर्णमाला में मुख्यतः वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, स्वर तथा
व्यंजन, मैंने यहाँ मुख्यतः इसलिए बोला है कि स्वर तथा व्यंजन के भी भेद होते हैं। तो मुख्यतः जो मेन होते हैं वर्णमाला के दो भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। वर्णमाला के कितने भेद होते हैं? वर्णमाला के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर तथा व्यंजन। आज हम उसके पहले भाग स्वर का अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा में हम जानेंगे स्वर क्या है, उसके कितने भेद होते हैं, उसको किस प्रकार लिखा जाता है, उसको किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। तो पहले तो हम जान लेते हैं स्वर अ से औ तक होता है। कहां से कहां तक होता है? अ से औ तक। अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपका अ से औ तक स्वर कहलाता है। इसके अलावा अंगहा भी आपने पढ़ा, उसको आगे मैं बताऊंगी। सबसे पहले हम स्वर की परिभाषा जान लेते हैं। स्वर कहते किसे हैं? ऐसे वर्णमाला में आए हुए ऐसे वर्ण जिनको उच्चारित करते समय यानी बोलते समय, जिन वर्णों को उच्चारित करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वह स्वर वर्ण कहलाते हैं। वे वर्ण जिनको उच्चारित करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। ए हैं अ, आ, ए, ओ, री, ए, ओ, यहां तक आपका अ से औ तक स्वर है। अब आप कहेंगे कैसे जानेंगे हम कि इसको उच्चारित करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता ली गई है या नहीं ली गई है। यहाँ आपका क लिखा गया है। आप जब बोलेंगे क तो अ ध्वनि आती है, फिर आप अगर बोलेंगे ख तो अ ध्वनि आएगी, च तो अ ध्वनि आएगी। लेकिन हम अ बोलते हैं तो अ अपने आप में पूर्ण है। अगर हम आ बोलते हैं अपने आप में पूर्ण है, इसमें अ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर हम इ बोलते हैं तो इसमें अ नहीं है। अगर हम ई बोलते हैं तो अ नहीं है। उ अपने आप में पूर्ण है, उ अपने आप में पूर्ण है, री अपने आप में पूर्ण है। इसमें किसी और ध्वनि की और स्वर वर्ण की या और व्यंजन वर्ण की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, इसलिए यह अपने आप में पूर्ण है। इसको बोलते समय किसी और ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इसलिए स्वर वर्ण कहलाएंगे। अगर हमें इससे पूछा जाए, मैं आपसे पूछी कि स्वर किसे कहते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? आप बताएंगे ऐसे वर्ण जिनको उच्चारित करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वे वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं। जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वह स्वर होते हैं। स्वर अ से औ तक होते हैं। एक बार पुनः आप बोलिए, ऐसे वर्ण जिनको उच्चारित करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वे वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं। स्वर वर्ण अ से औ तक होते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। अंग अहा, औ के बाद अंग अहा होता है। इसके बारे में मैंने अभी आपको नहीं बताया था। और एक चंद्र बिंदु, अ के ऊपर चंद्र बिंदु का भी प्रयोग करते हैं। तो अंग अहा और चंद्र बिंदु अयोग वाह कहलाते हैं। यह स्वर तथा व्यंजन वर्णों से अलग प्रयुक्त होता है, ना ये मात्रा में आते हैं न पूर्णतः व्यंजन होते हैं, इसलिए यह अयोग वाह कहलाते। अंग का प्रयोग भी स्वर के ऊपर और व्यंजन के साथ ही होता, अ का भी होता है जिसे हम विसर्ग कहते हैं, और चंद्र बिंदु का होता है। ये स्वर तथा व्यंजन से अलग आते हैं, अलग प्रयोग होते हैं, इसलिए इसे अयोग वाह कहा जाता है। अब हम अंग यानी
अनुस्वार जिसका चिन्ह इस प्रकार होता है, अह यानी विसर्ग जिसका चिन्ह इस प्रकार होता है, और अनुनासिक तथा एक चंद्रबिंदु जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम अनुस्वार के बारे में पढ़ते हैं। अनुस्वार जिन शब्दों को, जिन वर्णों को बोलते समय हवा हमारे नाक से निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। ऐसे वर्ण जिसको देखिए आपकी पुस्तक में लिखा है, अनुस्वार ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा केवल नाक से निकलती है, इसके लिए इस प्रकार का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक लाइन खींचकर ऊपर बिंदी प्रयोग किया जाता है, उसे हम अनुस्वार कहते हैं। ऐसे ध्वनियों को जिनको उच्चारित करते समय हवा सिर्फ हमारी नाक से निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। बुक में आपकी पुस्तक में उदाहरण दिया है, बंदर, पंकज, रंग, मंजन। बंदर, आप बोलिए बंदर। आपको नाक में कुछ महसूस होगा, बोलते समय नाक से आवाज निकलेगी। पंकज, रंग, मंजन। इस तरह हमने जाना कि जिन ध्वनियों को बोलते समय या उच्चारित करते समय हवा सिर्फ हमारी नाक से निकलती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार का चिन्ह इस प्रकार होता है। जैसे उदाहरण हमने लिखा बंदर, ब अनुस्वार यहां लगा दिया, बंदर। मंजन, अनुस्वार का यहां प्रयोग किया, मंजन। यानी जिन ध्वनियों को बोलते समय हवा सिर्फ हमारी नाक से निकलती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। आपसे पूछा जाए अनुस्वार किसे कहते हैं तो आप बोलेंगे, मेरे साथ आप भी उच्चारित करिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आप भूल जाते हैं और परीक्षा में आप गलत लिखते हैं। वैसे भी ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, इन सारे शब्दों का अंतर समझ में आना चाहिए। अगर आप सही तरीके से बोलेंगे नहीं, उच्चारित नहीं करेंगे, अंतर आपको नहीं पता होगा तो आप लिखने में बहुत सारी गलतियां करेंगे और उसका जो लिखने में गलत करेंगे तो उसका अर्थ भी आप गलत समझेंगे और बोलेंगे भी गलत। सही उच्चारित करेंगे, सही बोलेंगे तो लिखेंगे भी सही और उसका अर्थ भी सही जानेंगे। मेरे साथ बोलिए, अनुस्वार ध्वनियों के उच्चारण में, अनुस्वार ध्वनियों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है। अनुस्वार ध्वनियों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है, इसके लिए इस प्रकार का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, बंदर, पंकज, रंग, मंजन। अब हमने अनुस्वार पढ़ लिया, अब हम अनुनासिक पढ़ेंगे। अनुनासिक, ये आपका अनुनासिक है जिसका चिन्ह है चंद्र बिंदु की तरफ। एक चंद्रमा बनाते हैं, उसके ऊपर बिंदु होता है, उसे चंद्र बिंदु कहते हैं। इन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। जिन ध्वनियों को उच्चारण करते समय हवा नाक तथा मुंह दोनों से निकलती है उसे हम अनुनासिक कहते हैं। जिन ध्वनियों को उच्चारित करते समय हवा नाक तथा मुंह दोनों से निकलती है उसे हम अनुनासिक कहते हैं। इसके लिए इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हमने लिखा चांद, हमने क्या लिखा? चांद। चांद बोलिए, मुंह और नाक दोनों से हवा निकलेगी और इसके लिए चांद पे च के ऊपर बिंदी लगाया गया है, चांद। हमने लिखा गांव।
कुआं, इस तरह के आंचल, इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जिन पे चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। इसको उच्चारित करते समय हवा नाक तथा मुंह दोनों से निकलती है। उसके बाद आता है विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग हम पढ़ेंगे। विसर्ग का चिन्ह इस तरह होता है, जैसे हमने लिखा प्रातः, इस विसर्ग को बोलने के लिए ह वर्ण का प्रयोग करते हैं। विसर्ग को बोलने के लिए ह वर्ण का प्रयोग करते हैं। हिंदी भाषा में जितने शब्द संस्कृत से आए हैं उन पर विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में विसर्ग का प्रयोग न के बराबर नहीं होता है। संस्कृत भाषा में विसर्ग का ज्यादा प्रयोग होता है। जब आप संस्कृत पढ़ते हैं तो आप पढ़ते होंगे राम श्याम, तो उसमें विसर्ग का प्रयोग होता है, इसलिए ह बोलते हैं। राम श्याम नहीं बोलते, राम श्याम। तो जो विसर्ग का प्रयोग होता है उसको ह उच्चारित करते हैं। इस तरह हमने पढ़ा वर्ण किसे कहते हैं। हमने जाना भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये अ से ज्ञ तक होता है। उसके बाद हमने जाना कि वर्णमाला के कितने भेद होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि वर्णमाला के मुख्यतः दो भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। और आज हमने स्वर वर्ण का अध्ययन किया है। स्वर वर्ण में जो भी आते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक, अयोगवा, ये सारे चंद्र बिंदु, उसके बारे में पढ़ा। तो सबसे पहले हमने स्वर को पढ़ा था। स्वर को जाना था कि स्वर किसे कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनको उच्चारित करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण अ से अ तक होते हैं, यहाँ लिखा है। अब हमने अयोगवाह के बारे में जाना। अयोगवाह तीन होते हैं, अंग, अह और चंद्र बिंदु। अह अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग। अनुस्वार जिनको उच्चारित करते समय हवा सिर्फ नाक से निकलती है, ऐसे वर्ण अनुस्वार कहलाते हैं, जैसे बंदर, मंजर, जिसका प्रयोग इस तरह से किया जाता है। अनुनासिक ऐसे वर्ण जिनका प्रयोग करते समय हवा नाक, अनुस्वार ऐसे वर्ण जिनको उच्चारित करते समय हवा सिर्फ नाक से निकलती है, वो अनुस्वार कहलाते हैं। तथा ऐसे वर्ण जिनको उच्चारित करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, वह अनुनासिक कहलाते हैं। विसर्ग ऐसे वर्ण होते हैं जिनका संस्कृत में प्रायः प्रयोग होता है, जैसे मैंने लिखा प्रातः, इसका चिन्ह इस तरह होता है और इसको बोलते हैं ह। प्रातः क्या बोलते हैं, ह का प्रयोग किया जाता है। इस तरह हमने स्वर के बारे में पढ़ा। अब हम स्वर की मात्राएं होती हैं। स्वर की मात्रा क्या होती है। अ, आ, इ, उ, ओ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अह मात्रा कहते हैं। जो स्वरों के प्रतीक चिन्ह होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मात्रा। प्रतीक चिन्ह यानी जो निशान होते हैं। जैसे हम अ लिखते हैं तो अ की कोई मात्रा होती है, नहीं होती है। लेकिन हम आ लिखते हैं तो आ की मात्रा हो जाती है इस तरह, आ। ई की मात्रा होती है इस तरह, ई। फिर ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंगह के बारे में हमने पढ़ा था आओ तक। यानी स्वरों के जो प्रतीक चिन्ह होते हैं उसे हम मात्रा कहते हैं। मात्राओं का वर्णों के साथ किस प्रकार प्रयोग होता है उसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आज जो हमने पढ़ा वर्ण, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग, और मात्रा पढ़ा। स्वरों की प्रतीक चिन्ह को हम मात्रा कहते हैं। मात्रा को विस्तार से हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।